हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, हम लोगों ने जो पिछली क्लास में जो है वो मौर्य समाज में अशोक के बारे में पढ़ा था कि अशोक के कौन कौन से शिलालेख, शिलालेख की संख्या, स्तंभ लेख की संख्या, उसके बाद में जो है क्या क्या चीज़ें जो है शिलालेखों में किन चीज़ों का वर्णन किया गया। तो पिछली क्लास हम लोगों ने जो है वहीं से देखी थी अशोक के बारे में ही। और आज भी अशोक से कुछ पॉइंट जो है छूट गए थे तो आज करेंगे। और उसके बाद में आज ही जो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था, यानी कैसा क्या प्रशासन था मौर्यों के टाइम पे, तो वो भी करेंगे। तो जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं आज क्लास में करते हैं। अशोक, जैसे कि आपको पता ही है कि अशोक जो है 273 ईसा पूर्व में जो है वो गद्दी को मतलब अपने हाथों में ले लेता है, लेकिन अपना राज्याभिषेक करवाता है 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक करवाता है। इसके बाद में पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम जो है शुभद्रांगी करके अशोक की। और 261 में ये जो है कलिंग का युद्ध लड़ता है अनंत विपक्ष में जो थे अनंत नंदराज राजा करके थे। इसके बाद में 14 शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो 13वें शिलालेख में था। 7 स्तंभ लेख मतलब हम लोगों ने देखे थे। जो भी चीज़ें हैं आज करेंगे छूटी हुई। तो ऐसे अशोक, अशोक जो है पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। किस अभिलेख को रानी, तो कौशाम्बी में एक अभिलेख मिला हुआ है उसे रानी का अभिलेख कहते हैं। उसमें जो है इनकी पत्नी, अशोक की पत्नी करुवकी और पुत्र जो तीवर, पुत्र जो है तीवर, इनका जो है उसमें उल्लेख है। यानी तीवर पुत्र का और पत्नी करुवकी का उल्लेख कौशाम्बी अभिलेख में है। तो जो है कि रानी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख, अभिलेख कहा जाता है। यानी कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। और ये कौशाम्बी अभिलेख जो है अशोक की मतलब किस पत्नी का इसमें जिक्र है, तो अशोक की जो है इसमें करुवकी, इसमें अशोक की पत्नी करुवकी का उल्लेख, करुवकी, अशोक की पत्नी करुवकी तथा जो है पुत्र, इन्हीं का पुत्र जो है तीवर, पुत्र तीवर का जो है उल्लेख है। पुत्र तीवर का उल्लेख है कौशाम्बी अभिलेख में ही। इसके बाद में जो है ऐसे अगर पूछा जाए कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा था, तो 7वां अभिलेख, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख। सबसे लंबा अभिलेख जो है तो ये 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा अभिलेख था। यानी सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, 7वां अभिलेख। उसके बाद जैसे अशोक की मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व में, और पाटलिपुत्र में ही मृत्यु होती है। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व, और कहाँ पर होती है, तो ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना। अशोक का जन्म भी वहीं पर हुआ था, पाटलिपुत्र में ही अशोक का जन्म भी होता है और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु भी होती है। और पाटलिपुत्र ही राजधानी, यानी पूरा जो मौर्य वंश चला था उसके टाइम पे राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र ही होती है। और वैसे पाटलिपुत्र की अगर स्थापना पूछ ले तो उदयन ने की थी, और इसको पटना नाम से जो है शेरशाह सूरी ने बसाया था। इसकी मृत्यु के बाद जो है फिर इसका पुत्र जो कुणाल करके, कुणाल जो है वो इसका उत्तराधिकारी बनता है। अशोक का उत्तराधिकारी, इसका पुत्र जो है कुणाल,
कुणाल जो है ये इसका उत्तराधिकारी जो है वो बनता है, यानी अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या था, कुणाल। कुणाल जो है कुछ टाइम तक शासन करता है, और फिर इसके बाद में जो है कुणाल की जगह पे दशरथ मौर्य करके, या जैसे कहीं पर किसी बुकों में मिलता है कि अशोक का उत्तराधिकारी जो है दशरथ मौर्य करके था, क्योंकि कुणाल जो है कुछ टाइम तक रहता है, इसके बाद में दशरथ मौर्य। और जो है कुणाल या जो है इसे दशरथ मौर्य करके मिल जाए, दशरथ मौर्य। ठीक है, इसके बाद में जस्ट जो है कुणाल कुछ समय तक रहता है, फिर दशरथ मौर्य आता है। तो जैसा कि जो है वैसे कुणाल को मतलब साथ में जाएंगे, और नहीं तो जो है फिर दशरथ मौर्य के साथ में अशोक के उत्तराधिकारी। तो जो है, लेकिन जो अशोक जो था, अशोक के टाइम तक तो जो था मौर्य साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था, क्योंकि अशोक ने जो है 5 प्रांत, मतलब अशोक के टाइम पे जो है 5 प्रांत में मौर्य समाज बटा हुआ था। पहले 4 ही प्रांत हुआ करते थे उनके टाइम पे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे 4 प्रांत हुआ करते थे, और अशोक जो है कलिंग को जीत लेता है तो 5 प्रांत बन जाते हैं। तो इसने जो है मतलब सही से शासन किया था अशोक ने, काफ़ी अपने जो है मतलब जो मौर्य समाज को आगे बढ़ाया था काफ़ी क्षेत्र पर। और लेकिन इसके बाद में जो है फिर ये अयोग्य, जो अयोग्य वाले इसके उत्तराधिकारी होते हैं, जो पुत्र वगैरह जो थे इसके बाद में सारे अयोग्य थे, तो उसके बाद में मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे जो है वो सिमटना जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसके जो आखिरी, जो अगर बात करें कि मौर्य वंश के जैसे अंतिम उत्तराधिकारी की बात करें, मौर्य वंश के अंतिम उत्तराधिकारी, अंतिम उत्तराधिकारी जो है ये बृहद्रथ मौर्य करके हैं, बृहद्रथ मौर्य। अंतिम उत्तराधिकारी जो है ये बृहद्रथ मौर्य। ये वही 187 ईसा पूर्व में गद्दी बैठते हैं, और 185 तक ये जो है रहते हैं, यानी अंतिम जो उत्तराधिकारी जो थे वो बृहद्रथ मौर्य थे। इसके बाद में 185 ईसा पूर्व के बाद में मौर्य समाज जो है वो समाप्त हो जाता है, मौर्य वंश। तो जैसे मौर्य के जो है अगर पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, उसके बाद में सेकंड जो है बिंदुसार, इसके बाद में फिर सम्राट अशोक या अशोक महान, सबसे महान शासक मौर्य वंश का अशोक महान। इसके बाद में कुणाल, यदि कुणाल ना मिले तो दशरथ मौर्य उत्तराधिकारी। और अगर अंतिम उत्तराधिकारी पूछे तो बृहद्रथ मौर्य करके, मौर्य वंश के अंतिम उत्तराधिकारी बृहद्रथ मौर्य थे। 185 ईसा पूर्व से 187 से 185 ईसा पूर्व इनका शासन था। अब इसके बाद जैसे मौर्य मौर्य जो है काल में जो प्रशासन व्यवस्था थी, तो उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। जैसे पूछा था है कि मौर्यों के टाइम, जैसे जो मौर्यों के टाइम पे जो मुद्रा जो चलती थी उसको किस नाम से जानते थे, तो मौर्य काल में जो मुद्रा जो थी उसे पड़ कहा जाता था। पूछा था कि किस नाम से चलती थी, तो पड़, यानी मौर्य काल में मुद्रा को पड़ कहा जाता था। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा को पड़ नाम दिया गया था, पड़ कहा जाता था। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा को जो है ये पड़ कहा जाता था। इसके बाद में जो है, और जैसे पूछा था कि सरकारी भूमि के लिए एक शब्द यूज होता था, सीता, यानी सरकारी भूमि को किस नाम से जानते थे, तो सीता नाम से। मौर्य काल में ही सरकारी भूमि को सरकारी भूमि को तो सीता कहा जाता था, सीता मौर्य काल में। और उधर ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक काल में जो है, जो हल रेखा थी, हल से जो रेखा बनती थी, तो उसे जो है सीता कहा जाता था। उसके बाद में ऐसे अगर पूछे कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तो ये जो है तक्षशिला, तक्षशिला जो है ये शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला से ही जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी शिक्षा तक्षशिला से ही हुई है।
और अगर पूछ लिया जैसे तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, तो तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम, यानी इसके इस साइड में जो है सिंधु नदी बहती है, सिंधु, और इस साइड में जो है वो झेलम नदी। तो सिंधु और झेलम के मध्य में जो है ये तक्षशिला पड़ता है। तो मौर्य काल में जो है शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला बनता है। इसके बाद में जो है ऐसे कि एक मंदिर जो है महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण भी अशोक के द्वारा। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? तो ये बिहार के बोधगया में है, पूछ लिया जाता है। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर निर्माण। तो महाबोधि मंदिर, इसका निर्माण जो है ये अशोक के द्वारा करवाया गया, अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यानी जहाँ पर महाबोधि मंदिर, ये वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधगया में हुई थी। तो वहीं पर जो है एक मंदिर का निर्माण होता है, इसे महाबोधि मंदिर के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया है? तो अशोक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और भी जैसे अगर उत्तर प्रदेश का धम्मेक स्तूप या सारनाथ स्तूप, सारनाथ स्तूप से ही राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है अशोक स्तंभ, तो इसका भी निर्माण अशोक ने। इसके बाद मध्य प्रदेश का सांची स्तूप निर्माण अशोक, भरूच स्तूप अशोक ने ही निर्माण करवाया था। इसके बाद में जैसे जो पुस्तक अर्थशास्त्र थी, अर्थशास्त्र जिसको राजनीति से जिसका संबंध था, तो पूछा था है कि उसमें अर्थशास्त्र में जो है जो गुप्तचर जो थे, गुप्तचर को किस नाम से जानते थे? तो गुप्तचर को जो है गूढ़ पुरुष कहा गया था। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया, गूढ़ पुरुष कहा गया, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। इसके बाद जो है पूछा जाता है कि जो मौर्य वंश, इसके बाद जो है पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज ने जो था मौर्य समाज, यानी मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भाग में बांटा गया था मेगास्थनीज के द्वारा? तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक इंडिका में जो है मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। ऐसे मेगास्थनीज के द्वारा और ये मेगास्थनीज कौन है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज थे, सेलुकस निकेटर के राजदूत। तो मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई? पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक इंडिका जो कि मौर्यकालीन सभ्यता से संबंधित है, इंडिका पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। यानी भारतीय समाज को इन्होंने जो है 7 भागों में बांटा था। 7 भाग, जैसे इनके कौन कौन से 7 भाग थे? तो जो है, हालांकि ये नंबर ही पूछा था कितने भाग में बांटा गया था, तो 7। अगर 7 की बात करें तो इसमें जो है जैसे एक दार्शनिक समाज था, उसके बाद कृषक समाज, और उसके बाद में जो है जैसे कृषक समाज, इसके बाद मंत्री समाज। सर्वाधिक संख्या ही नहीं की थी, इनकी संख्या जो है सर्वाधिक थी।
यानी जो कृषक समाज होते हैं इनकी संख्या सर्वाधिक थी। और एक जिसे मंत्री समाज, मंत्री समाज हो गया। इसके बाद में जो है फिर और इसे व्यापारी करके थे, व्यापारी समाज, व्यापारी शिल्पी, व्यापारी शिल्पी समाज। इसके बाद में पशुपालक थे और सैनिक, पशु पालक समाज। इसके बाद जो था वो सैनिक समाज, सैनिक समाज। तो दो चार छः, तो ये जो है छः। इसके बाद एक और था निरीक्षक, यानी जो निरीक्षण का काम करते थे, तो निरीक्षक समाज भी था। निरीक्षक समाज। तो ऐसे पूछ लिया जाए, हालांकि ये नंबर ये अधिक आता है कि भारतीय समाज को पुस्तक इंडिका में मेगास्थनीज ने कितने भागों में बांटा था। तो सात, भारतीय समाज को सात भाग में बांटा था। तो सात में कौन कौन से हैं, तो ये जैसे दार्शनिक समाज, दार्शनिक समाज, कृषक समाज, मंत्री समाज, उसके बाद में व्यापारी शिल्पी समाज, पशुपालक, सैनिक और समाज। सर्वाधिक संख्या कृषकों की होती थी, फिर जो है ये सैनिक समाज करके था। सर्वाधिक संख्या जो है वो कृषकों की, फिर ये सैनिक समाज था। तो इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में जो है मौर्यकालीन, जो मौर्यों का जो प्रशासन वगैरह था, बात करें तो मौर्यों का जो प्रशासन वगैरह जो था, मतलब जैसे विभाग और विभाग के अध्यक्ष, जैसे किस विभाग पूछा था, किस विभाग के अध्यक्ष को किस नाम से जानते थे। जैसे जो राजकोषीय विभाग से संबंधित था, आय का जो राजस्व विभाग से संबंधित था उसके लिए समाहर्ता करके वर्ड यूज करते थे। उसके बाद में राजकोषीय जो था उसे सन्निदाता के नाम से जानते थे, कोषीय समाज, तो उसे सन्निदाता के नाम से। एक जो जंगल विभाग से संबंधित था तो उसे आठविक करके, आठविक नाम दिया जाता जंगल विभाग से संबंधित। तो भाई हम लोग देखते हैं, एक साइड में जो है विभाग, दूसरी साइड में जो है नाम। एक साइड में ये विभाग और दूसरी साइड में जो है मतलब किस विभाग को किस नाम से जो है जाना गया। ऐसे जो आय को संग्रह करता था, जो आय को एकत्रित करता था, तो या जैसे राजस्व विभाग, राजस्व विभाग को समाहर्ता के नाम से जाना गया। इसमें जो है जैसे राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग मतलब जो आय जो थी, आय को एकत्रित करने वाला, इनकम को एकत्रित करने वाला, यानी जो है रखने वाला, आय को एकत्रित। तो इसके लिए जो है समाहर्ता वर्ड यूज होता था, समाहर्ता। पूछ ले कि समाहर्ता किसके लिए, तो जो है जो राजस्व विभाग जो था उसके लिए समाहर्ता। इसके बाद में जो है और जैसे राजकोषीय अगर आ जाए कि राजकोषीय, जहाँ पर मतलब रुपए वगैरह इकट्ठा करके जो है रखा होता था, जैसे राजकोषीय। या जो है कोषाध्यक्ष समाज, कोषाध्यक्ष विभाग। अगर ऐसे इसका पूछ ले, जहाँ पर आय को एकत्रित करके, आय को एकत्रित करने का काम समाहर्ता, और जहाँ पर इसको स्टोर करके रखा जाता था उस जो उसका हेड होता था उसको सन्निदाता के नाम जानते थे। सन्निदाता, यानी उसके लिए जो है सन्निदाता जो है नाम यूज करते थे। उसके बाद में जो वन विभाग का प्रमुख होता था, वन विभाग का प्रमुख, उसे आठविक, वन विभाग का प्रमुख, उसे जो है आठविक के नाम से। हालांकि आठविक जो है ये मतलब जंगल का पर्यायवाची भी होता है, तो उससे भी इसको याद रखेंगे आठविक करके। इसके बाद में जो है जो कंटक, कंटक जो है शोधन करके, कंटक शोधन जो न्यायालय जो था, यानी कंटक शोधन मतलब जो है जो फौजदारी, फौजदारी से थे, से संबंधित न्यायालय जो था, तो उसे जो है वो प्रदेशता करके जानते थे, मतलब उसके हेड को प्रदेशता, कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय।
मतलब इसका जैसे फौजदारी से संबंधित जो मामले थे, फौजदारी से, जो इसका न्यायाधीश था, न्यायाधीश को जो है प्रादेष्टा के नाम से, न्यायाधीश को प्रादेष्टा के नाम से जानते थे, कंटक शोधन। और एक जो था धर्म स्थलीय न्यायालय, यानी वो दीवानी से संबंधित था। फौजदारी मतलब मारपीट वाले जो मामले थे, तो उसके न्यायाधीश को प्रादेष्टा के नाम से जानते थे। और एक जैसे जो धर्म स्थलीय न्यायालय करके जो था, धर्म स्थलीय न्यायालय, धर्म स्थलीय न्यायालय, तो धर्म स्थलीय न्यायालय मतलब ये दीवानी से संबंधित मामले थे, दीवानी से, कोई भी ज़मीनी विवाद है दीवानी से, तो इसका जो न्यायाधीश जो होता था, इसके न्यायाधीश को व्यवहारिक के नाम जानते थे, व्यवहारिक के नाम जानते थे, यानी इसके न्यायाधीश को जो है व्यवहारिक। इसके बाद में जैसे एक कर्मांतिक करके था, तो कर्मांतिक जो था वो उद्योग धंधों से संबंधित जो विभाग था, उद्योग धंधे विभाग, वो कर्मांतिक। यानी उद्योग धंधा विभाग से संबंधित विभाग, इसके हेड को जानते थे कर्मांतिक के नाम से, इसके हेड को जो है कर्मांतिक। और जो मुद्रा एवं टकसाल जो विभाग जो था, उसका अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष करके, मुद्रा एवं टकसाल विभाग का, मुद्रा एवं टकसाल विभाग का अध्यक्ष जो है ये कहलाता लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, ये लक्षणाध्यक्ष। उसके बाद में से भाई सरकारी भूमि से बताया था, सीता, सरकारी भूमि से संबंधित जो भी विभाग था, भूमि से, सरकारी भूमि से संबंधित विभाग, तो वो सीताध्यक्ष कहलाया, सरकारी भूमि से संबंधित विभाग, इसको कहा गया सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष। इसके बाद जैसे एक जो है सूनाध्यक्ष करके था, तो सूनाध्यक्ष जो बूचड़ खानों का जो अध्यक्ष होता था, जो बूचड़ खाने जो थे जहाँ पर मीट वगैरह कटा जाता है, तो उसका जो अध्यक्ष होता था, तो उसे जो है सूनाध्यक्ष, बूचड़ खानों का अध्यक्ष, इसे जो है सूनाध्यक्ष के नाम जानते हैं, बूचड़ खानों का अध्यक्ष जो है ये सूनाध्यक्ष। और जैसे एक और था वैश्याओं का जो निरीक्षण करता था, जो वैश्यावृत्ति की जो महिलाएं होती थी, तो उनका निरीक्षण करने वाला जो था वो गणिताध्यक्ष करके, गणिकाध्यक्ष करके, यानी वैश्यावृत्ति की महिलाओं का जो मतलब उनका निरीक्षण करने वाला गणिकाध्यक्ष। वैश्यावृत्ति की महिलाओं का निरीक्षण करने वाला, का निरीक्षक, इसको गणिकाध्यक्ष, इसको गणिकाध्यक्ष। और एक जैसे जहाज रानी विभाग का जो अध्यक्ष था, उसे नवाध्यक्ष के नाम से जाना गया, जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, इसे किस नाम से, तो नवाध्यक्ष। ऐसा करके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो है इनको किस नाम जाना गया है। और एक जो है चरागाह भूमि, मतलब कृषि से संबंधित जो थी, जो चरागाह भूमि का अध्यक्ष जो होता था, तो उससे जो संबंधित जो था वो विविता अध्यक्ष करके, चरागाह भूमि से संबंधित जो विभाग जो था, इसका अध्यक्ष करा था विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष। इसके बाद जैसे पूछाता है कि जो अशोक के टाइम पे मतलब जो शासन जो था या उनका जो मतलब साम्राज्य था, वो 5 भागों में बटा हुआ था। तो 5 भागों में जैसे उसमें जो है
उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, इस टाइप से जो है ये बटा हुआ था, 5 विभाग जो थे। ऐसे अशोक का साम्राज्य, या ऐसे पूछ ले शासन, साम्राज्य, ये 5 भागों में बटा हुआ था। मतलब जो भी मौर्य साम्राज्य था अशोक के टाइम पे 5 भाग में था, या 5 इसके जो है मतलब खंड थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे और बिंदुसार के टाइम पे 4 ही थे। अच्छा, पांचवा कैसे? क्योंकि अशोक ने जो है कलिंग की राजधानी तोसली पर भी अधिकार कर लिया था, तो पांचवा जो है वो वाला बन जाता है कलिंग की राजधानी तोसली वाला। तो इसके जो है 5 भागों में जो है ये इसका शासन था। अगर 5 भाग और उनकी राजधानी वगैरह भी पूछी जाती है कि जो है किसकी जो है क्या राजधानी थी। तो जैसे अगर इसकी बात करें तो ये 5 जो है ऐसे उत्तरापथ, एक जो है एक कौन सा उत्तरापथ, यानी उत्तरापथ करके एक राज हुआ करता था उत्तरापथ, और इसके बाद में एक जो है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, इसके बाद में एक अवंती, इसकी राजधानी जो है उज्जैन या उज्जैनी करके, और इसके बाद एक जो था वो प्राच्य, प्राच्य या जो है प्रासी करके, प्राच्य या प्रासी, प्राच्य या इसी को जो है प्रासी के नाम से जानते थे। उसके बाद में 5 हैं तो ये 4 हो गए। उसके बाद में एक जो था कलिंग, एक कौन सा था? कलिंग, यानी जो अशोक का पूरा साम्राज्य था इसे 5 भाग में बांटा गया था, या इसके जो है छोटे छोटे 5 मतलब जो राज करके हुआ करते थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राच्य, प्रासी, और ये जो है कलिंग करके। उसके बाद में ऐसे इनकी राजधानी भी पूछी जाती है। उत्तरापथ की जो राजधानी हुआ करती थी वो तक्षशिला, यानी जो उत्तरापथ जो मतलब था इनके साम्राज्य में 5 भाग में, तो उसकी राजधानी जो है वो तक्षशिला करके इनकी राजधानियाँ पूछी जाती हैं। और अभी हाल ही में जो है ये सुवर्णगिरी करके आई थी राजधानी जो दक्षिणापथ की थी, इसकी राजधानी अगर पूछ ले तो तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये उत्तरापथ जो मतलब साम्राज्य जो था इनके शासन का, तो उसमें जो है तक्षशिला उसकी राजधानी हुआ करती थी। 5 भाग थे। दक्षिणापथ की थी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी करके, तो सुवर्णगिरी जो है ये दक्षिणापथ की। और अवंती की तो पता ही है, अवंती की चाहे तो जैसे उज्जैन करके या उज्जैनी है, अवंती की जो है उज्जैनी, अवंती की राजधानी क्या हुआ करती? उज्जैनी। मतलब उत्तरापथ जो मतलब था तो उसकी राजधानी तक्षशिला, और जिसे दक्षिणापथ उसकी सुवर्णगिरी, और अवंती की राजधानी उज्जैनी करके, और जो प्रासी करके था तो इसकी प्रासी या प्राच्य करके जो था तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और जो कलिंग, ठीक है, जिसपे इन्होंने, तो कलिंग की राजधानी क्या? तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली। तो जो अशोक के टाइम पे जो साम्राज्य था उसे 5 भाग में बांटा गया था, या उसके छोटे छोटे 5 राज थे। एक उत्तरापथ, राजधानी उसकी तक्षशिला, उसके बाद में दक्षिणापथ, राजधानी इसकी सुवर्णगिरी, और उसके बाद में अवंती फिर राज था, इसकी राजधानी उज्जैनी, और प्राच्य या प्रासी इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। और ये कि जो कलिंग जो था जिसको अशोक ने जीता था यही 5वां था, कलिंग ही। और जो बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये 4 मतलब 4 क्षेत्र हुआ करते थे, 4 भाग में बटा था। इसने कलिंग को भी जीत लिया था, तो इसके टाइम पे जो है शासन वो 5 भाग में बट गया साम्राज्य जो है। तो उसमें जो है आज जो मौर्य समाज जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इससे संबंधित जो भी प्रशासन संबंधी क्वेश्चन थे और जो भी जैसे इसके अध्यक्ष को लेके पूछे जाने वाले थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो है लाइक करेंगे, तथा जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।